हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे आपके घटना चक्र आई दृष्टि के जो शॉर्ट नोट्स, मैंने हाईलाइटेड पॉइंट की जो पीडीएफ अलग से पढ़ा रहा हूँ, यानी रिवीजन करा रहा हूँ एक तरीके से, जिससे आप लोगों को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि करंट अफेयर्स कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। पहले पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के, फिर अब उसकी अपडेटेड वर्जन पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको हाईलाइटेड पॉइंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। उन सभी चीज़ों की आप क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। साथ ही साथ मैंने 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू की थी जिसपे बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 619 प्रश्न कर लिए थे कंप्लीट। आज हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 620 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अगर हमारा नेम करके सर्च कर लेंगे ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल भी वर्ड यूज कर लेंगे तो और भी जल्दी आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें अभी 14.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 14,500 से अधिक फैमिली हो गई है टेलीग्राम की, तो आपको उसे ज्वाइन करना है। चलो तो भाई शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 620 नंबर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज के माध्यम से करंट अफेयर्स को और बेहतर कर पाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की बात कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन प्रणाली को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, अपने कर्मचारियों के लिए मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार के कर्मचारी, तो बिल्कुल सही है। और 24 अगस्त की डेट भी सही है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन जो स्कीम है या सिस्टम है उसको प्रतिस्थापित करेगी, जिसे ध्यान देना, जिसे 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। तो देखो, दोनों ही बातें सही हैं। अगर आपको पता होगा कि जो 2004 से पहले की जिन लोगों की ज्वाइनिंग है तो उनको रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती है, और जिनकी 2004 के बाद नौकरी लगी है उनको दिया जाता है आपको एनपीएस। लेकिन अब इन दोनों सिस्टम को हटाते हुए यूपीएस पैटर्न को लाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। हालांकि अभी ये केंद्र सरकार के लिए शुरू की गई है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए भी एक तरीके से निर्देश दे दिए गए, या वैकल्पिक तौर पे कह सकते हो कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा एक पहला राष्ट्र बन चुका है जिसने इस व्यवस्था को अपने राज्य कर्मचारियों के लिए शुरू कर दिया। और कब? 25 अगस्त को ही, जिस दिन 24 अगस्त को लॉन्च की गई योगी मोदी जी के द्वारा, इन्होंने 25 अगस्त 2024 को ही लॉन्च कर दी कि हम भी अपने राज्य कर्मचारियों को यूपीएस की सुविधा देंगे, और ये इस तरीके का पहला राज्य हो चुका है। चलो तो देख लेते हैं अब हम इसके आगे। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको टॉपिक डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस एक लाइन जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा है कि भाई 25 साल की न्यूनतम आपकी सर्विस होनी चाहिए सरकार के लिए। अगर आप 25 साल की नहीं देते हो या उससे कम में देते हो तो कम से कम 10 साल तो भैया जरूर सर्विस दो, और जिसने 10 साल या उससे अधिक की सर्विस दी है लेकिन 25 साल से कम, तो उसको न्यूनतम 10 साल पूरे करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन प्रति माह जरूर दी जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यूपीएस में कर्मचारी के वेतन का पहले की तरह ही 10% लिया जा रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी, जिसने पहले 14% देते थे ये लोग एनपीएस में, अब अपने हिस्से को बढ़ा के 18.5% हिस्से का योगदान करेगी सरकार। अब आगे प्रश्न है आपका, वर्ष 2024 में किस स्पेस एजेंसी ने अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है? तो ये आपका ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो होती है उसके द्वारा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाले अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक रैपिड अपोफिस मिशन की घोषणा की है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम। अब इसको जरा हम क्वेश्चन नंबर 622 नंबर को देखते हैं कि 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। यानी जो गरीबों को जो आवास दिए जाते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी दिए जाते हैं और शहरी स्तर पर भी, तो शहरी स्तर का 2.0 वर्जन शुरू हो गया है कि अगले 5 साल तक हम और भी इन लोगों को क्या करेंगे, शहर में आवास की मुहैया कराएंगे। और इस योजना का लक्ष्य है कि शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कम से कम 101 करोड़ नए घर बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ये बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी, मैंने बताया भी था। और कहीं स्टेटमेंट वाइज अगर ये प्रश्न आता और यहाँ पर 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ लिख दे, 3 करोड़ लिख दे, तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखना कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो वर्जन था उसको तो 2015 में इन्होंने शुरू किया था। तो पहले वर्जन के द्वारा जो है कि बहुत सारे घर दिए गए, और अब जो है
2024 से 29 तक के लिए सेकंड वर्जन अपडेट किया गया है, जिसमें आपका ये है। तो यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी आवास योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी किफायती और आवास परियोजनाओं में से एक है। आगे बात करेंगे पेरिस जो पैरालंपिक हुआ था। ध्यान देना कि हमारा जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहां पे तो हमने बहुत ज्यादा पदक नहीं लिए, इवन कि गोल्ड हमें आया भी नहीं, लेकिन जो पैरालंपिक्स था उसमें हमें बहुत सारे गोल्ड प्राप्त हुए हैं। इसमें अगर हम बात करें पैरालंपिक्स जो 2024 का था, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। तो भैया नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु स्वस्थ हैं और ये पैरालंपिक नहीं बल्कि सामान्य ओलंपिक खेलते हैं। मनु भाकर, विनेश फोगाट ये भी सामान्य खेलते हैं। नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर ये भी हटा दो। लेकिन भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ये दोनों ही लोग क्या हैं, पैरालंपिक श्रेणी में आते हैं और इन्होंने ही भारतीय दल का जो ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। तो पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नॉमिनेट किया था। ध्यान देना कि 17वां ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में किया गया था, यानी फ्रांस में किया गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 624 नंबर पे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किसान नाम से मतलब किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें वो किसानों से संवाद करना चाहेंगे। तो किसान की बात, जैसे मोदी जी ने मन की बात लॉन्च की है वैसे इन्होंने किसान की बात लॉन्च कर दी है। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों, देखिए जिनकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है उनको मैं अच्छे से बता रहा हूं, बाकी जिनकी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं तो उनकी केवल बस आपको क्वेश्चन के आंसर रट लेने हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रट लेनी है बस। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए। मतलब 4 महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किए, बिल्कुल सही है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ये जो पुराने वाले कानून थे ना आपके भारतीय दंड संहिता या भारतीय आपराधिक जो प्रोसीजर थे, इन सभी के नाम बदलने के साथ साथ कुछ इसमें प्रावधानों को भी चेंज किया गया है और ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। और इनकी जानकारी के लिए आम पब्लिक में इनकी जानकारी और समझ को विकसित करने के लिए ये 4 कॉमन प्लेटफॉर्म यूज किए गए हैं, ऐप लॉन्च किए गए। आप इनको इंस्टॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रावधान के तहत क्या क्या दंड मिलेगा, क्या प्रोविजन होंगे, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा 1 और 2। आगे देखते हैं। अगस्त 2024 में भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पे आयोजित की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि अगस्त 2024 में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है। 2+2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे दोनों देशों के 2-2 मंत्री मिलते हैं। जैसे मान लो एक मंत्री हो जाएंगे विदेश मंत्री और एक मंत्री हो जाएंगे रक्षा मंत्री, ये दोनों ही मिलते हैं। यहां देख लो, रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और जापान के सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा और बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि भारत और किन देशों के साथ 2+2 मीटिंग्स करता है, तो अमेरिका के साथ करता है, रूस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ब्राजील के साथ। तो अभी तक टोटल 5 देशों के साथ हमारी 2+2 वार्ता आयोजित की जा रही है। भारत की सिर्फ ब्राजील के साथ केवल सचिव स्तर की वार्ता है, बाकियों के साथ मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित होती है। यानी मंत्री से जो छोटे छोटे सचिव होते हैं विभाग के, मंत्रालय के, वो लोग मीटिंग्स करते हैं, लेकिन जहां पे मंत्रालय के जो मुखिया होते हैं, मेन मंत्री, वो लोग केवल 4 देशों से कर रहे हैं, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप देखोगे तो रूस को अगर हटा भी दिया जाए तो बाकी ये 3 देश क्वाड के ही देश हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ एवं बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम के पुरस्कार का प्रदान किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। देखो, विज्ञान टीम के बारे में बात करें या जो भी साइंस का पुरस्कार है, कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को हर जगह दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारे पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 628, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। संविधान संग्रहालय की बात की जा रही है तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में, क्योंकि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित कर रहा है।
जेजीयू मतलब का हो गया जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्थापित होने वाले इस संग्रहालय का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। तो अभी जो 26 नवंबर आएगा उस दिन जो है कि ये अनाउंस हो जाएगा। हालांकि पहले से ही कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो वो प्रश्न भी आ सकते हैं। अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन है? तो तेगबीर सिंह है। माउंट किलिमंजारो कहाँ की है दोस्तों? तो देखा जाए तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। साथ ही साथ ये तंजानिया देश में आती है जो अफ्रीका का एक देश है। तो पंजाब के रोपड़ जिले के 5 वर्षीय बालक ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का बालक होने का रिकॉर्ड बनाया है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया जो कि 19,340 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 5 वर्षीय बालक कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ या माता के साथ गया होगा दोस्तों, ये थोड़े अकेले चढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17वें फिल्म पुरस्कार की बात करें जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म की बात करेंगे। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आप लोग जब मूवी देखते हो तो मूवीज के सामने जो टाइटल लिख के आते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? तो सूरज आर बड़जात्या जिन्होंने ऊंचाई फिल्म में किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी जो कि कांतारा मूवी में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आट्टम हो जाएगा जो कि मलयालम की। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा हरियाणवी का है। देखा जाए तो कांतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी नहीं है, कुछ इससे ही मिलता जुलता नाम है जहां तक मुझे याद है। ये ऋषभ शेट्टी नहीं है, कुछ और नाम है, कुछ ऐसे ही है, करेक्ट करिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही, तो ये हो जाएंगी आपकी मानसी पारेख जो कि कच्छ एक्सप्रेस और नित्या मेनन तिरुचित्रा मवलम में। आगे देखते हैं किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। सेफ डी मिशन तो सत्य प्रकाश सांगवान जी को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे अगस्त 2024 में तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ यह सम्मान रचनात्मक सोशल मीडिया जुड़ाव और असाधारण एयरलाइन समर्थन के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को बेहतर करने के लिए RGIA के समर्पण को मान्यता देता है। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 633। अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश की है? तो स्पेन की है। ये सबसे बुजुर्ग महिला थी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति स्पेन की मारिया ब्रान्यास मोरेरा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुई थी। 2 विश्व युद्धों के माध्यम से जीवित थी और 117 वर्ष 168 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। तो देखा जाए तो 117.5 वर्ष इन्होंने जीता और इन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखा और सेकेंड वर्ल्ड वार भी देखा है। अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया ने की है। बढ़ते यूरोपीय तनाव और बाल्कन में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू कर दी है। हालांकि 2008 में इसे निलंबित की गई अनिवार्य सैन्य सेवा को राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने के लिए वापस आ गई है। देखा जाए तो भारत में भी लिखा हुआ है भाई, DPSP में भी आप पढ़ सकते हो, मतलब मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त क्या है कि देश किसी के साथ भेदभाव ना करे, ना तो लैंगिक आधार पे, ना जातिगत आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे, ना ही निर्जातियों के आधार पे। तो हम देश की सेवा में तुरंत खड़े हैं। अगर हमें देश बुलाता है कि भाई हमारे देश को सुरक्षा की आवश्यकता है, हमें नए नए युवा और कमांडोज की आवश्यकता है, फिर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो हम लोग बिल्कुल अनिवार्य रूप से सेवा देने जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पे भी है, क्रोएशिया में भी। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2023 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी प्रदान किया गया था। तो देखा जाए कि क्या ये पूछ रहा है कि 2023 में इनको मिला और अगस्त 2024 में इनको मिला है क्या? तो यहां पे आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह पुरस्कार 2023 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रदान हुआ था, न कि उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उनको वैश्विक नेतृत्व और योगदान की मान्यता दी गई थी।
इसके अलावा 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो फिजी का जो पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ये राष्ट्रपति जी को भी मिला है और प्रधानमंत्री जी को भी मिल चुका है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी है और इन्हीं के नाम पे तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी मिल गई है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका जो एरिया है लगभग 3296.31 वर्ग किलोमीटर फैला है। असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837 वर्ग किलोमीटर में दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे आपका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला आता है, जो कि पूरे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फिर बात करते हैं 5 से 9 अगस्त 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य उदार शक्ति अभ्यास 2024 कुआंतन मलेशिया में आयोजित किया गया। तो पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना कि उदार शक्ति जो अभ्यास होता है ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। 12 से 25 अगस्त 2024 के मध्य भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरु ओया में आयोजित किया गया। तो यह भी सही है। तो यहां से एक प्रश्न और बन गया कि उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया का है और मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका का है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू कर दिया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि यह योजना 17 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आयोजित एक समारोह मुख्यमंत्री सुक्खू जी के द्वारा शुरू की गई। किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो आईआईटी खड़गपुर सिलिकॉन वैली और भारतीय शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित हॉल को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को उनके अल्मा मेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ तिथि और दिवस पूछेंगे, जैसे 7 अगस्त 2024 को क्या राष्ट्रीय खेल दिवस होता है? 14 अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो देखा जाए ये सभी के सभी सही सुमेलित हैं, बस यहाँ पे चेंज करना है दोस्तों, बस यहाँ पे चेंज करना है कि जो 7 अगस्त 2024 है ये आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होगा और 29 अगस्त 2024 ये आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया जाएगा। बाकी सभी सही है, 14 और 23 वाला। क्वेश्चन नंबर 641 है, अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये एमपी का हो जाएगा, उज्जैन एमपी में हो जाएगा, जहां पे 1500 लोगों ने एक साथ छोटे डमरू बजाकर सोमवार को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था महाकालेश्वर मंदिर में। बहुत अच्छा है महाकालेश्वर मंदिर, कभी अगर जाना हुआ तो आप लोग जरूर जाइएगा, मैं तो घूम के आया था, बहुत अच्छा है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में चर्चा में रही विनेश फोगाट के संदर्भ में महिलाओं की 50 किलोग्राम श्रेणी में अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, उन्हें लड़ना था 50 किलोग्राम में, लेकिन उनका जिस दिन फाइनल जो है कि उनका कंपटीशन था उसमें उनका 100 ग्राम करीब वजन एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए इनको बाहर किया गया। विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक के लिए यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, उनके साथ ही इनका युद्ध हुआ था, तो यहां मतलब होना था, ये हो गया सी ऑप्शन, दोनों ही सही हो जाएंगे। अब बात करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 643 आएगा। अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहां खोजा है? तो बोत्सवाना में खोजा है। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, जो लगभग 2492 कैरेट का हीरा है। इसे कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है और यह जेम क्वालिटी का हीरा है। जबकि 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए कलिनन हीरे के बाद यह खदान से निकाला गया दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। आगे बात करेंगे, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव
को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश ने गिरफ्तार किया? तो ये फ्रांस ने गिरफ्तार किया। जैसे ही इन्होंने गिरफ्तार किया तो बहुत सारी जो है कि भारत में भी अफवाहें उड़ने लगी और बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां थी वो भी इनकी जांच में लग गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से साइबर अटैक होने के साथ साथ पेपर लीक जो प्रकरण है हमारे यहाँ परीक्षाओं के, वो भी बहुत तेजी से टेलीग्राम से वायरल होते हैं। तो इसी के टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया और डुरोव को अजरबैजान से फ्रांस उतरने के बाद पेरिस ले बारगेट हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया, यानी फ्रांस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल फाइनल में रोजर फेडरर को हराया था। तो देखो भैया, इनका पहला स्टेटमेंट तो सही है। देखो, वैसे देखा जाए तो सर्बिया के जो खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है ये बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक 2024 था वहां पे पार्टिसिपेट किया और पहला अपना ओलंपिक पदक जीता। लेकिन नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल फाइनल में रोजर फेडरर को नहीं हराया। क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो वो कार्लोस अल्कराज को हराया था। नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया था। वह 4 ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब और 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर फ्रांस के राफेल नडाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेरेना विलियम्स और आंद्रे अगासी और जर्मनी के स्टेफी ग्रास की सूची में शामिल हो गए। इस तरीके का उपलब्धि केवल इन्हीं 2-3 लोगों को प्राप्त थी। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगस्त 2024 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना चलाई गई है? ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना है, जिसमें 5 साल तक महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मैंने इकोनॉमी घटना चक्र जो आई दृष्टि करंट अफेयर से उसमें डिटेल से पढ़ाया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सेव है। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक रहेगा। पात्र महिलाओं को 5 वार्षिक किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी प्रति वर्ष उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 2 किस्तों में। एक राखी के अवसर पर दिए जाएंगे, रक्षाबंधन के अवसर पर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे दिए जाएंगे, यानी 8 मार्च और अगस्त में जो रक्षाबंधन पड़ेगा उस पे। इन दोनों समय पे 5-5 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे और 1 साल में 10,000, 5 साल में 50,000 रुपए। इस तरीके की ये योजना रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया या किया जाएगा। इसका आयोजन होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी हिप्सा द्वारा वर्ल्ड कबड्डी के साथ साझेदारी में किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्रश्न आ भी सकते हैं। बस ये है कि आप लोगों को पढ़ना होता है, एक बार कहीं ना कहीं रीडिंग किए रहते हो तो थोड़ा आसान रहता है, तो बस इसीलिए जो है कि पढ़ा दिया जाता है वो प्रश्न को। फिर आगे देखते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वनारोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार में इसकी शुरुआत की है। वर्ष 2024 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पे नई रिपोर्ट बी रेडी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब इसने क्या किया? बिजनेस रेडी, बी रेडी का मतलब बिजनेस रेडी। आप यहां पे देखो, वर्ल्ड बैंक अब डूइंग बिजनेस रैंकिंग नहीं देती है, अब बी रेडी के नाम से रैंकिंग आती है वार्षिक रिपोर्ट के तौर पे, और जिसे डेटा मुद्दों और चीन के प्रति अनुचित व्यवहारों के आरोपों के कारण 2 साल पहले ही रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पे ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट या प्रमाणन प्राप्त करने वाला लखनऊ के बाद राज्य का दूसरा कमिश्नरेट हो गया। तो शायद ये गलत है, ये पहला कमिश्नरेट है। हाँ, यही बात है। देखो यहाँ पे कह भी रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि लखनऊ के बाद नहीं बल्कि ये खुद पहला कमिश्नरेट है इस तरीके का गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमाण प्राप्त करने वाला। यहाँ देख सकते हो कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है, इसलिए कथन 2 गलत है। वर्तमान में 9 जगह कमिश्नरेट की पद्धति लगी हुई है, जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा में इस तरीके की कमिश्नरेट पद्धति लागू है। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को अब खत्म कर दिया है। कि पहले क्या था कि भाई जिसके 2 बच्चे होंगे बस वही चुनाव लड़ सकता है, 2 से कम बच्चों के लिए भी, 2 से अधिक बच्चों वाले परिवार के लोग नहीं लड़ सकते चुनाव। लेकिन अब इस पॉलिसी को हटा दिया गया है।
परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 1000 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकली के लिए आधिकारिक तौर पे अनुमति दी है और यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। तो ये दोनों ही सही है और ये मैंने दोनों चीजें आपको पढ़ा रखी है करंट अफेयर्स में। अगर देखा जाए तो इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया और इसे भवानी द्वारा निर्मित किया गया था। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्तियों को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? ये हो जाएगा आपका मद्रास हाई कोर्ट, यानी कि तमिलनाडु के अंतर्गत। मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि अस्पृश्यता के मुद्दे पर समुदायों के बीच विवाद के कारण 10 वर्षों तक बिना प्रथागत पूजा के मंदिर को बंद करने से जुड़े एक मामले के दौरान एक मूर्ति को कानून में एक न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में माना गया है। आगे है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, किस देश के द्वारा लागू किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को दंड के डर के बिना काम के घंटों के बाहर काम से संबंधित टेक्स्ट और ईमेल को अनदेखा करने की अनुमति देता है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि भाई आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, और 5 बजे के बाद जब आपकी छुट्टी हो जाती तो ऐसा होता है ना, कई बार जैसे ये खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के ऊपर फोकस रहता है कि उन्हें रात 8 बजे मेल आ जाएगा, 9 बजे एचआर का मेल आ जाएगा कि आपको ये पीपीटी तैयार करके भेजना है, ये पीपीटी करके अभी भेजो, रात 2 बजे तक भेजो। ये सारी चीजों से टेंशन फ्री रहो जब तक आप वर्किंग टाइम में हो। उसके बाद यानी काम करने के घंटों के बाहर, यानी उसके बाद आपके पास कोई भी मेल आता है तो आप उसको अनुमति देता है कि आप उसे अनदेखा करो। अगले दिन आना तो अगले दिन अपने बॉस से पूछो, हाँ जी बताओ क्या काम है, कल रात आपने मेल किया था, ये मैसेज किया, वो कॉल किया, टेक्स्ट किया, उससे मेरे को कोई लायबिलिटी नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है दोस्तों। आप देखो ना कि एक तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है तो आप एक व्यक्ति से 4 व्यक्तियों का काम करा रहे हो। दिन भर काम करने के बाद उसकी अपनी फैमिली है, उसका अपना परिवार है, उसकी अपनी सोशल लाइफ है, लेकिन आप क्या करते हो, 50 काम देते रहते हो लगातार उसे, काम पे काम। अरे भाई मशीन थोड़े, वो इंसान है, उसको भी तो अपना स्पेस चाहिए ना। तो ये एक अच्छा मुझे कानून लगा, कम से कम इंडिया में भी ये लागू हो जाना चाहिए। उससे एक बेहतर फायदा मिलेगा, पता है क्या मिलेगा? एक तो व्यक्ति को जो अपने काम के निर्धारित घंटे होते हैं उसमें ईमानदारी दिखाएगा, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से क्षमता से ज्यादा काम कराते हो ना तो फिर वो काम चोरी करने लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक इंसान है, मशीन नहीं है, कभी ना कभी वो भी थकता है तो चोरी करने लगता है काम की। इस वजह से हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? एक तो काम अच्छे से करेगा ईमानदारी, दूसरा आप एक व्यक्ति से 1 या 2 व्यक्तियों की क्षमता का काम कराओगे, 3-4 व्यक्तियों का काम नहीं कराओगे। इससे एक अलग से रोजगार भी जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अतिरिक्त काम कराना तो अतिरिक्त शिफ्ट देनी पड़ेगी और उसके लिए अतिरिक्त नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है रोजगार क्रिएट करने का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 655 पे देखते हैं। राजनाथ सिंह जी ने तमिलनाडु के चेन्नई में तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और एमआरसीसी जो कि समुद्री बचाव समन्वय केंद्र समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के बचाव के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। अब इन दोनों का आंसर तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे सी दे रहा है कि दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। यानी इस अवसर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2 नई तटरक्षक इकाइयों, एक तो चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। फिर आगे देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष दिवस 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान दिया गया। कहां पे दिया गया? इटली में दिया गया। और चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की और उसी दिन से हमारा नेशनल स्पेस डे का अनाउंसमेंट हो गया कि हम लोग नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लॉन्च की और एनपीएसएस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की डिजिटल पहल है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि एनपीएसएस यहाँ पे अगर आप देखोगे जो नेशनल कीट निगरानी प्रणाली है, इसको किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद मिलेगी। अब जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी फसल को लेके, तो किसान इस ऐप के माध्यम से जो अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं हर फसल के, उनसे वो जानकारी ले सकता है, साझा कर सकता है अपने विचारों को, हर एक चीज को। अगस्त 2024 में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो पेंटागट शिवनात्रा नाम याद रखना है। थाईलैंड के राजा महा
वाजीरोलोंग कोर्न द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद सुश्री पेंटोगटार्न शिवानात्रा ने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये सबसे ज्यादा युवा प्रधानमंत्री वहां की मानी जाती हैं। हालांकि इससे पहले अभी बहुत पुरानी नहीं, लेकिन थाईलैंड की जो मंत्री थी वो श्रेथा थाविसिन थी, लेकिन अब उनकी जगह पे किसको दे दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पे थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने इनको बर्खास्त कर दिया था, तो अब इनका नाम आ गया शिवानात्रा का। अगस्त 2024 में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने एक ओवर में 39 रन बना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया? कैसे पॉसिबल है दोस्तों? अगर मैं कहता हूं एक ओवर में 6 ही गेंद होती है और अगर हर गेंद पे भी 6 रन पड़ेगा, जैसे युवराज सिंह का याद होगा आपको, 6 छक्के लगाए थे जब उन्होंने, ठीक है, तो बहुत होंगे तो 36 रन ही तो जाएंगे। इट मींस कि इसमें कहीं ना कहीं कोई नो बॉल या कुछ वाइड गेंद मिली होगी जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा रन लगाए, तो वो थे डेरियर विसर। ये अगर बात की जाए तो समूह के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसर ने T20 वर्ल्ड कप में पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्वालिफायर में वनातु के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बना के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया, और इस तरीके का खेल अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो डेरियस विसर कहाँ के हैं? समूह के हैं, समूह की टीम के हैं। आगे देखते हैं, 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहो हलांगधर भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो मेघालय से हैं, और सबसे अच्छी बात कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से संबंधित हैं। फिर आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में कौन सा देश 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। कब करेगा? 2024 में करेगा। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत फिर से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी इससे पहले उसने 1958 में की थी। थीम क्या रहेगी? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भैया हमें तो पता नहीं है, देख लेते हैं इसका उत्तर, या फिर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए। यहाँ पे हो रहा है सी ऑप्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि पुणे की रहने वाली जो 28 वर्षीय 2 बच्चों की मां भी हैं, डायना पेंडोले ने इतिहास रचते हुए MRF सैल्यूएंस कैटेगरी में चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया इन्होंने। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। और अभी इसी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री पोषण अभियान करके एक शुरू किया था, तो यहाँ पे दोनों ही योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं। अगर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनकी बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है। ये केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग में देश के छात्रों के बीच टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, जो आपके टिकट होते हैं ना, जो हम लोग पोस्ट कार्ड पे लगाते हैं टिकट, तो इसमें रिसर्च करने के लिए कि भाई उसकी भी एक वैल्यू होती है ना, उसका भी अपना एक कोड होता है। आगे देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले की 10,000 युवतियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव के दौरान अब तक के सबसे बड़े लोक नृत्य का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सब कुछ तो बाद में, बस बारामूला बता दो। तो बारामूला आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। कई बार आप लोग मूवी देखते हो ना जिसपे बॉर्डर की मूवी दिखाई थी, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट होते हैं, तो बारामूला वगैरह आतंकी हमले भी कई बार आ जाते हैं। किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया था? तो प्रमोद भगत जी को किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को अपने ठिकाने की जानकारी बार बार न देने के कारण 18 महीने के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया था। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार 2024। ये जीवन दान क्या है? आंध्र प्रदेश के जीवन दान कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉक्टर के रामबाबू को राज्य में अंग दान की संख्या में वृद्धि के लिए राज्य की ओर से दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से जीवन दान पुरस्कार दिया गया। यानी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो अंग दान के बारे में जो जागरूकता दी जाती है कि अगर आप चाहो तो अपनी आंखों को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने किडनीज को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आप दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, किसी के जीवन को बचा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को दिया गया। नेक्स्ट है,
कौन सा शहर विश्व शिल्प शहर प्रमाण प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया? कश्मीर है भाई, ये तो मैंने पढ़ाया करंट अफेयर्स में। अगर आप देखोगे कि इससे पहले कश्मीर विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला चौथा भारतीय शहर है, जबकि इससे पहले आपके जयपुर हैं, मामल्लपुरम है 2015 में, फिर कर्नाटक के मैसूर को 2018 में शामिल किया गया और चौथे नंबर पे आपका कश्मीर आ गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को कहां लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। इन्होंने क्या कहा? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने और उत्पादों और सेवाओं से संबंधित नवीन विचारों को एकत्रित करना। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाइफ वाला जो मिशन है ना, आपको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उससे संबंधित ही है। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि आपका केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जिसने बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया है, जिससे इसकी संरक्षण प्रौद्योगिकी और संचार प्रणालियों में वृद्धि हुई है। पवन टरबाइन वास्तविक समय निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा, जैसे सौर पैनलों की तुलना में अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होगा, जो पहले रिजर्व की धुंधली जलवायु और भारी वर्षा से प्रभावित हो जाते थे। तो ये पवन टरबाइन लगाई गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में। किस क्रांतिकारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला। यूनेस्को ने नेल्सन मंडेला से जुड़े कई प्रतिष्ठित दक्षिण अफ्रीकी स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित कर दिया है। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट की गई थी, तो नई दिल्ली में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र के दौरान घोषित की गई थी यह मान्यता, जो कि रंग भेद से लोकतंत्र तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और स्मृति के संदर्भ में कहा गया। और यह भी पता होना चाहिए कि ये जो 46 वाला जो समिट हुआ था भारत में, नई दिल्ली में, ये भारत में पहली बार था जो यूनेस्को की समिट हुई थी। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने भैया? तो काबिलन साई अशोक बने हैं। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे, भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल को व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? एक ऐसी फसल जो आपकी जो खरपतवार होते हैं, जो घास फूस होते हैं, उनसे कोई उस पर असर ही नहीं पड़ता है, और एचटी बासमती चावल क्या कहा गया? हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट एचटी बासमती चावल की 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्म पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 इसकी व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो लद्दाख में किया था, और ये भारतीय सेना का अपना एक अभ्यास है जो भारत चीन सीमा के नजदीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कभी कभी बीच बीच में मोटिवेशन देना होता है ना, इसीलिए। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन है? पैरा तैराक यानी कि एक हाथ से या एक पैर से कहीं ना कहीं ये क्या होंगी? जो विकलांग कोटे में होंगी। तो इनका नाम हो जाएगा GR राय। आगे देख लेते हैं यहां पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? अभी मैंने कल ही बताया था, आई दृष्टि के जो हाईलाइटेड पॉइंट था जिसका नाम था दोस्तों क्या? सराह। ये क्या करता है? ये आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी देता है कि कहां पे किस बीमारी से आप बच सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था साइंस में, जो मैंने अंडरलाइन या हाईलाइट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया गया? तो चीन के द्वारा। यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूरेनियम के स्थान पर ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करता है, और इसके रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ऊष्मा स्थानांतरित करने और बिजली बनाने के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। आगे प्रश्न देखते हैं 678। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये आपकी हो जाएंगी अतिका मीर। श्रीनगर की 9 वर्षीय अतिका मीर प्रतिष्ठित ले मेंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनी है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं, देखो पीसीएस के जो करंट अफेयर्स के पॉइंट होते हैं, जो पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये मतलब बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि सारे क्वेश्चन एक बार पढ़िए, और अगर आपके पास PDF होती है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखी है ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म
पे पिन भी कर रखा है। आप वहां से इन क्वेश्चन में जैसे 1000 है तो लगभग 700 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि 800 क्वेश्चन, बाकी 150-200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद उसे कट कर दो कि भाई ये क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2024 में कहां आयोजित हुआ? तो उलान बटोर मंगोलिया, जो कि उलान बटोर क्या है, मंगोलिया की राजधानी है। और जब मंगोलिया में आयोजित हो रहा है तो ये कहां पे होगा? भारत और मंगोलिया के बीच में होगा। अब बात करेंगे यहां पे 680 नंबर पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुल-ला सुरंग का निर्माण का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। कहां पे हो जाएगा? लद्दाख में। यहां पर अगर आप देखोगे कि सिंकुल-ला सुरंग 4.1 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15,800 फीट है और इस सुरंग में हर 500 मीटर की दूरी पर एक क्रॉस रोड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। अभी बनी नहीं है, लेकिन अभी अगर आप जो पढ़ते हो सबसे ऊंची सुरंग, वो होती है आपकी सेला सुरंग, जो लगभग 13,000 की फीट पर होती है अरुणाचल प्रदेश में। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क सुरंग है वो। लेकिन जब ये सिंकुल-ला सुरंग बन जाएगी तो फिर ये हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको पता रहेंगी। दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे था? अग्नि मिसाइल के फादर कहलाते थे, अग्नि मिसाइल के जनक भी कहलाते थे। आगे बात करेंगे, वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली जो विंग्स ईवी है, इसका संबंध किससे है? तो ये इंदौर से संबंधित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित एक फार्म्स है विंग्स ईवी। अप्रैल 2025 में बेंगलुरु में रॉबिन नामक एक इलेक्ट्रिक माइक्रो कार लॉन्च करने की घोषणा इन्होंने की है। 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किस अवसर पे मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया था? तो ये पूछा है समुद्र तट अभियान मतलब सफाई अभियान, तो ये हो जाएगा डी आपका अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पे इन्होंने, जो कि 21 सितंबर 2024 को आयोजित होता है। फिर यहां पर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 सितंबर 2024 को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहां पर रखी थी? तो ये अमरावती में रखी थी। और ये अमरावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अमरावती शहर में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य योजना आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। हालांकि इसकी लॉन्च जो किए गए थे 7 मेगा पार्क की बात की गई थी, जिसमें यूपी में भी आपको दिया गया हरदोई लखनऊ के बॉर्डर पे, जो हरदोई का जो सबसे लास्ट क्षेत्र है ना संडीला, ठीक है, वहीं पर जो है कि लखनऊ जहां से बॉर्डर शुरू हो जाता है वहीं पर इसको बनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और भारत में रोमानिया की राजदूत डेनियला मारियाना सोजोनो के साथ भारत रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया और 75 वर्ष हमारे संबंध कंप्लीट हुए इनसे। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है? तो निखत जरीन, बहुत चर्चा में रहती है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई है। आगे देखते हैं, 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया। तमिलनाडु ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यहां पर आप देखोगे कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि जो पहला स्थान मिला था दोस्तों वो केरल को मिला था। और ये रैंकिंग कौन जारी करता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां देख सकते हो कि केरल रैंक 1 है, रैंक 2 पे तमिलनाडु, रैंक 3 पे जम्मू कश्मीर, रैंक 4 पे गुजरात, रैंक 5 पे नागालैंड। नेक्स्ट आपका आता है, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य की महिलाओं को एक नई सौगात दी थी। कहां पे? महाराष्ट्र की महिलाओं को। और इस अवसर पे मोदी जी के द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण का समर्थन दिया जाएगा और 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी अगर उस स्टार्टअप की ऑनर या उस स्टार्टअप को हेड कर रही है अगर कोई महिला। 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह जी बन गए हैं।
ठीक है, जसप्रीत बुमराह जी। आगे देखते हैं, संपत्ति क्षति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड सार्वजनिक सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 मंजूरी दी है। इस अधिनियम को लागू होने के बाद ही उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा व्यापक संपत्ति संरक्षण कानून बनाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये नियम है, हरियाणा में भी है और उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका में किया गया। जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है अगर आपको पता होना चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे यूएसए पार्टिसिपेट करेगा, जापान पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और एक ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चारों देश मिलकर करते हैं और इसका आयोजन अमेरिका में विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुआ था। आगे देखते हैं, अच्छा ये भी देख लो कि क्वाड नेताओं का अगला जो शिखर सम्मेलन होगा वो आयोजन वर्ष 2025 में भारत में आयोजित होगा। किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो चिरंजीवी कोनिडेला। साउथ स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये सम्मान उन्हें बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने दिया है। चिरंजीवी को यह सम्मान उनके 45 साल के करियर में 156 फिल्मों, 537 गानों और 24,000 डांस मूव्स के लिए दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2024 में किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 पूरा किया? तो ये ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है ये ओमान के साथ की जाती है, ठीक है, ओमान के साथ। आगे यहां पर देखते हैं, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये भारत ने पुरुष वर्ग में भी जीता है और महिला वर्ग में भी शतरंज में ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों में 10 से 23 सितंबर 2024 तक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड में 45वें संस्करण में अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हालांकि 46वां जो इसका आयोजन होगा 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2024 के लिए आधिकारिक रूप से प्रविष्टि के लिए चुना गया? तो लापता लेडीज। बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे देख लेना, लापता लेडीज, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है ये। आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 लोकप्रिय रूप से इसके ऑस्कर अवार्ड के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है, अगर आप लोग मुझसे लगातार 1-2 साल से पढ़ रहे होंगे तो मैंने कई बार कहा है कि दोस्तों अच्छी जो मूवीज होती है ना उनको जरूर देखा करो, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ आपकी नॉलेज जो होती है, अप्रोच जो होती है वो आपकी इनहांस होती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 696 को देखते हैं। तो 11 सितंबर 2024 को किस संस्था ने भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। फिर आगे देखते हैं, 8 सितंबर 2024 को 5 बार के ओलंपियन और अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पे किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के लिए भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा एशियाई ओलंपिक परिषद। आगे यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 698 देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया? अभी क्या है कि वर्तमान में 18 साल में लड़कियों की और 21 साल में लड़कों की शादी होती है, लेकिन इस तरीके का प्रोविजन अब हिमाचल प्रदेश लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश, जहां अब बेटियों की शादी की उम्र 18 नहीं बल्कि 21 साल होगी। सरकार ने इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम यानी विधेयक 2024 पेश किया, और जो बिना चर्चा के सर्वसम्मति के पास भी कर दिया गया। यानी वहां के समस्त जनता एक तरीके से चाहती थी कि महिलाओं की एज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब 18 साल में देखो जनरली बहुत ही कम एजुकेटेड लड़कियां जो है या फिर बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र की लड़कियां वही शादी कर रही हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड जो लड़कियां हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही हैं, वो सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करें, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड का करियर हो, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रही है, अपनी एक पहचान बनाना चाह रही है, उसके बाद ही शादी वगैरह का सोच रही है। और ये लड़कियों में नहीं लड़कों में भी यही टेंडेंसी आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो शादी की एज है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो ग्वालियर में कर दिया गया भैया। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते यानी कि कांस्य पदक। इस रेंज का नाम भारतीय शूटर और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी मनु भाकर के नाम पे रखा गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने ग्वालियर एमपी पहुंचकर इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा जो है कि विधानसभा जिसने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो
हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 सितंबर 2024 को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में राज्य विधानसभा की कार्यवाही में शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की थी। सामान्यतः हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और आधे घंटे तक अब ये चलता रहेगा। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में शून्यकाल की जो परंपरा है वो भारतीय संसद की देन है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं और आगे 701 नंबर पे देखते हैं। अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का जलावतरण किया? तो विशाखापट्टनम से। और कल ही मैंने बताया था कि ये आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी हो चुकी है। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? तो पश्चिम बंगाल का जो मेडिकल कॉलेज में जो लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया सामूहिक रूप से, बहुत विवाद हुआ था, नेशनल लेवल की न्यूज बनी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए बिल लाया गया। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन बिल 2024 है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामले की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले 2 महीने की समय सीमा थी। अब चाहे 21 महीने कह लो दोस्तों, चाहे 2 महीने, अगर सरकार ढंग से अपना काम करे, प्रशासनिक अधिकारी अपना ढंग से काम करें और रिसर्च टीम अगर अपना ढंग से काम करे ना, तो 10 दिन के अंदर जो है कि पूरी रिपोर्ट आ सकती है। फिर चाहे 2 महीने कर लो, 21 दिन कर लो, ये सब कम पड़ जाते हैं। यहां पे लिखा है कि इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, और यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, तो अचेत अवस्था में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में भाई मृत्युदंड दिया जाएगा। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण डेंगू को किस राज्य ने महामारी रोग के रूप में अधिसूचित कर दिया है? तो कर्नाटक ने इसको अधिसूचित किया है। और अगर हम बात करते हैं 704 नंबर के क्वेश्चन पे, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां पे द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, जिसमें आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत देखने को मिलेगी और भारत का संविधान देखने को मिलेगा। हालांकि नीले रंग पे बनाया गया, किस पे? नीले रंग पे है ये। और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय लिखा है। इसका मतलब है कि जहां पे धर्म है वहीं पे विजय होती है। और यह श्लोक महाभारत से लिया गया है और हिंदू महाकाव्य में 11 बार इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया? तो धुलीखेल को। नेपाल के धुलीखेल को WHO ने देश का पहला और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ यानी हेल्दी सिटी घोषित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। वे पोलैंड की यात्रा के समाप्ति के बाद किस विशेष ट्रेन से यूक्रेन के दौरे पे गए थे? ये मैंने बताया भी था आपको कि रेल फोर्स 1 से गए थे वो, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में क्या हो रहा था कि फ्लाइट वगैरह भी अलाउड नहीं थी, इसलिए वो बाय रोड गए थे। किसके द्वारा हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च कर दी गई है? तो विवेक राम चौधरी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में कहां पर अपना परिसर स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम में स्थापित करेगा। अब आ जाओ, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, अभी मैंने ये भी कल पता है, ये गोवा से लॉन्च किया गया है, गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया भी गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पे जो तेल के रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। तो ये भी मैंने कल पढ़ाया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो हायायो मियाजाई। इस बार एक समूह और 3 शख्सियत को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जापानी निर्देशक हायायो मियाजाकी की बात करें तो उन्हें पर्यावरण संरक्षण के विषय पे कई एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं, इसके लिए उन्हें दिया गया है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये शायद राजीव गौबा होंगे क्या? नहीं, नवाब सिंह है। ये तो मुझे नहीं पता था दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर। शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? तो भैया ये है आपका उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी बेस्ड जो सर्विसेज हैं इन क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33,500 करोड़ रुपए, लगभग $4 बिलियन का महत्वपूर्ण निवेश करने जा रही है। और इसमें 5 प्रमुख शहरों पर फोकस किया गया। एक तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। इन प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करके इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना है और साथ ही साथ रोजगार भी सृजित होगा। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC, ठीक है, ये ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ दोस्तों? लखनऊ में। तो इसको देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। कहाँ पे? ईरान में। देख रहे हो दोस्तों, 82 डिग्री। यहाँ 40 डिग्री में दोस्तों हालत खराब हो जाती है हम लोगों की, यहाँ 82 डिग्री तक जो है कि दर्ज किया गया। किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो भैया उत्तर प्रदेश ही तो होगा। वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में और योगी जी ने इसकी घोषणा भी की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेक्स्ट है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? कुलदीप गुप्ता जी ने लिखी है। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव के बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य होगा कि चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना और गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान देना कि भले ये वृंदावन नाम दिया गया है, लेकिन वृंदावन का जो आदर्श है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कृष्ण के समय का आदर्श और कॉन्सेप्ट था, उसी चीज को वो अपने मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। ऐसा नहीं कि यूपी में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो अजमेर में किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स किट RT-PCR लॉन्च की है? ये भी मैंने आपको बताया था। RT-PCR किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत की मतलब विशाखापत्तनम में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है और इस किट को AMTZ में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल बताया भी था, कल की जो साइंस की क्लास में थी, कि मंकी पॉक्स पे जो है आपके जो बने हुए हैं वैक्सीन बनी हुई है, उसके बारे में भी मैंने बताया था। वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा करने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो ब्रुनेई। अगर आप यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ब्रुनेई, जो कि पहली बार था ब्रुनेई के जो मैंने बताया था ना, बंदर ए सांगवान करके जो वहाँ की राजधानी है, वहां पर ये गए थे। ये लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 सितंबर 2024 को ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान पहुंचे थे, जहां उनके राजनयिक संबंध भारत और ब्रुनेई के 40 साल पूरे हुए। ब्रुनेई में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का इन्होंने दौरा भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए? जलगांव महाराष्ट्र में दिए हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। और इस मामले में इस योजना के तहत महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। और 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीड्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। भाई आयुष्मान खुराना तो एक्टर हैं और नीरज चोपड़ा आपके स्पोर्ट्समैन हैं। किस देश ने फतेह मेह मोहजेरानी की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गई है? तो ये शायद ईरान या कतर है दोस्तों, ईरान है। ठीक है, ईरान या कतर, कुछ थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है ना, जैसे एक बार पढ़ो या पढ़ा दो तो वही चीज है।
नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को किया गया। भारत के शीर्ष पैडलर शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। और किसने किया? जो नई बाल विकास मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति की ट्रैक करने और यह पक्का करने की मंजूरी देगा कि शिकायतों को वक्त पर निपटारा किया जाए। तो कहने का मतलब है, सी बॉक्स करके एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो उस पर क्या करेगी? पूरे भारत के लिए है ये, ध्यान देना, क्योंकि केंद्र सरकार की मंत्री है, कोई राज्य सरकार की नहीं। तो कहीं से भी उनके साथ अगर कोई भी गलत काम किया जा रहा है, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो इस पे शिकायत कर सकती हैं यौन उत्पीड़न से संबंधित, और उसकी स्थिति को देख सकती है कि मैंने शिकायत आज किया तो 10 दिन बीत गए, 1 हफ्ते बीत गए, क्या स्थिति है, क्या आगे कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सभी चीजें। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो 7 स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। आगे देखते हैं, किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता। फिर आगे देखते हैं, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत मंडपम में किया जाएगा, जो कि 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। पेरिस पैरालंपिक में नेक्स्ट यहां पर देखोगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए। किसमें? तीरंदाजी में। और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है दोस्तों। किससे? हरियाणा से। अब यहां पर आगे देखते हैं कि रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय सेना। भाई यहां पे लिख ही रहा है डिफेंस से संबंधित है, तो भारतीय सेना के द्वारा। किस देश ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाने की घोषणा की? बहुत अच्छा काम है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया। और अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया के ही बारे में एक और कानून के बारे में चर्चा की थी। ये क्या है कि यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला एक कानून लाने की घोषणा की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों का जो है कि कम से कम आंखें खराब नहीं होंगी, मोबाइल से दूर रहेंगे। सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो ये नेपाल है। हालांकि 99 नंबर पे स्पेन बना, 100 नंबर पे पराग्वे और 101 नंबर पे नेपाल बन गया। तो आज दोस्तों हमारा यहाँ पे 734 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी मैंने लगभग आज आपको कम से कम 115 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और टोटल इसमें 995 क्वेश्चन है, ठीक है, 995 क्वेश्चन, जो अगले 2 वीडियो में कोशिश करूंगा कि निपटा दूं पूरा, या फिर 3 वीडियो हो सकती है, और रोज आ जाएगी। बीच बीच में समय नहीं मिल पाता है, आज थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए नहीं आ पाई थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।